अरे ओ रिया! सुहासिनी जी अपने कमरे से बाहर आते ही सोफे पर बैठ गई और अपनी बहू रिया को तेज आवाज में बुलाने लगी। रिया किचन से अपने माथे का पसीना एप्रिन से पोंछते हुए बाहर आई। उसके चेहरे पर सुबह से काम करने की थकान साफ नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी उसने एक हल्की सी मुस्कान अपने होठों पर सजा रखी थी। जी मम्मी जी, कहिए क्या हुआ? क्या हुआ? सुबह के 8 बज गए हैं। मेरी बिना शक्कर वाली चाय कहाँ है? और ये तेरा लाडला, इसे तो बस स्क्रीन में घुसा रहने दे, आंखें फूट जाएगी इसकी एक दिन। 10 साल का आरव, जो पास ही काउच पर बैठकर अपने आईपैड पर गेम खेल रहा था, उसने बिना स्क्रीन से नजरें हटा ही जवाब दिया। चिल दादी, मेरा वीकेंड है और वैसे भी मैं कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहा हूँ। इसमें फोकस चाहिए होता है, आंखें नहीं फूटती। रिया ने आरव को घूर कर देखा और उसे चुप रहने का इशारा किया। मम्मी जी, आप प्लीज सुबह सुबह हाइपर मत होइए, आपका बीपी बढ़ जाएगा। मैं बस 2 मिनट में आपकी चाय ला रही हूँ। एंड आरव, पुट दैट आईपैड डाउन राइट नाउ। सुहासिनी जी मुंह बनाते हुए दूसरी तरफ देखने लगी। उनके बेटे रोहित की मौत के बाद से ही उनका स्वभाव काफी चिड़चिड़ा हो गया था। रिया ने बिना कुछ कहे वापस किचन का रुख किया। रिया किचन के स्लैब से टिककर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में वो पुराना दर्द फिर से झलकने लगा जो वो दुनिया से छिपा कर रखती थी। 11 साल पहले एक अमीर लड़के के धोखे ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। रोहित ने उसे सिर्फ एक सहारा दिया था, लेकिन प्यार तो सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया था। कुछ देर बाद घर के बाहर एक टैक्सी आकर रुकी। उस टैक्सी में से वेदांत बाहर निकला, देश का टॉप बिलियनियर बिजनेसमैन, जिसके आगे पीछे हमेशा बॉडीगार्ड्स की फौज होती थी। आज एक नॉर्मल हुडी और कार्गो पैंट पहने एक मिडिल क्लास मोहल्ले में खड़ा था। वेदांत अपनी आंखों पर से सनग्लासेस हटाते हुए उस छोटे से घर को देखने लगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वेदांत मन ही मन सोचता है, तो तुम यहाँ हो रिया? 11 साल, पूरे 11 साल लग गए मुझे तुम्हें ढूंढने में। मुझे लगा था तुम लाइफ में मूव ऑन कर गई होगी, लेकिन वो बच्चा आरव, अगर मुझे जो शक है वो सच हुआ तो मैं अपने बेटे और तुम्हें वापस लेकर जाऊंगा। वेदांत ने एक गहरी सांस ली। उसने खुद को विवान नाम के एक स्ट्रगलिंग फ्रीलांसर के रूप में तैयार किया था, ताकि वो इस घर में किराएदार बनकर रह सके और सच्चाई का पता लगा सके। वेदांत ने धीरे से घर का दरवाजा खटखटाया। रिया के हाथों में आटे से सने हुए बर्तन थे। वो चिड़चिड़ाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। आ रही हूँ, कोई इस घर में चैन से एक काम भी नहीं करने देता। हाँ। रिया ने झटके से दरवाजा खोला। सामने खड़े वेदांत को देखकर रिया कुछ पल के लिए ठिठक गई। वेदांत की आंखें रिया के चेहरे पर ठहर सी गई। 11 सालों में वो और भी ज्यादा मैच्योर और खूबसूरत लगने लगी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी सख्ती थी। जी, कौन है आप? चंदा मांगने आए हैं तो सुबह सुबह छुट्टे नहीं है मेरे पास। वेदांत थोड़ा हड़बड़ा गया। दुनिया को अपनी उंगली पर नचाने वाला वेदांत सिंघानिया आज एक लड़की के सामने नर्वस हो रहा था। नो, मेरा मतलब है मैं चंदा मांगने नहीं आया हूँ। मैं विवान हूँ। वो आपने ब्रोकर ऐप पर रूम रेंट के लिए ऐड डाला था ना, मैं उसी सिलसिले में आया हूँ। रिया ने वेदांत को ऊपर से नीचे तक बहुत ही शक की नजरों से देखा। तुम? देखकर तो नहीं लगता कि तुम टाइम पर रेंट पे कर पाओगे। कपड़े तो तुमने ऐसे पहने जैसे किसी कॉलेज बैंड के गिटारिस्ट हो। करते क्या हो तुम? मैं एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर हूँ। अभी स्ट्रगलिंग फेज में हूँ। मुझे रूम की बहुत जरूरत है। प्लीज आप मुझे रूम दे दीजिए। तभी आरव पीछे से अपना आईपैड हाथ में लिए दरवाजे के पास आ गया। मॉम, इस ब्रो के स्नीकर्स तो देखो, ये जॉर्डन के लिमिटेड एडिशन शूज हैं। कम से कम 2 लाख के आते हैं। ये बंदा स्ट्रगलिंग कैसे हो सकता है? ही इज फ्लेक्सिंग मॉम। वेदांत के माथे पर पसीना आ गया। उसे समझ नहीं आया कि 10 साल के बच्चे को स्नीकर्स की इतनी नॉलेज कैसे है। अरे नहीं बड़ी, ये फर्स्ट कॉपी है। सरोजनी नगर से लिए हैं मैंने, सिर्फ 1200 रुपए में। असली वाली खरीदने की मेरी औकात कहाँ। वेदांत ने झूठ बोलते हुए एक नर्वस स्माइल पास की। रिया अभी भी पूरी तरह से कन्विंस्ड नहीं थी। उसने अपनी बाहें सीने पर बांध ली और रिया विवान को घूरते हुए बोलती है, लुक मिस्टर विवान, मुझे अमीर लोगों से और उनके दिखावे से सख्त नफरत है। अगर तुम सच में स्ट्रगल कर रहे हो तो मैं तुम्हें एक कमरा दे सकती हूँ, लेकिन मेरे कुछ सख्त रूल्स हैं। मुझे आपके सारे रूल्स मंजूर हैं, आप बस बता दीजिए। रूल नंबर 1, रात 10 बजे के बाद घर में एंट्री बंद। रूल नंबर 2, घर में किसी भी तरह का नॉनवेज अलाउड नहीं है। और रूल नंबर 3, वाईफाई का पासवर्ड मैं हर हफ्ते चेंज करती हूँ।
रेंट टाइम पर दोगे तभी पासवर्ड मिलेगा, अंडरस्टूड? वेदांत मन ही मन मुस्कुराया। वो इंसान पूरे शहर की टेलीकॉम इंडस्ट्री को कंट्रोल करता था, उसे आज वाईफाई के पासवर्ड के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा था। बिल्कुल अंडरस्टूड, मुझे सारे रूल्स मंजूर हैं। वेदांत अपना एक छोटा सा सूटकेस लेकर घर के अंदर दाखिल हुआ। सुहासिनी जी ने जैसे ही एक अनजान लड़के को घर में आते देखा, उनका ड्रामा शुरू हो गया। हाय राम, अब इस घर में गैर मर्द रहेगा? ये क्या कर रही है तू रिया? समाज क्या कहेगा? मेरे बेटे के जाने के बाद क्या अब इस घर की कोई इज्जत नहीं बची? रिया ने गहरी और थकी हुई सांस ली। वो इन तानों की आदी हो चुकी थी। मम्मी जी, समाज हमारा बिजली का बिल और आरव के स्कूल की फीस नहीं भरता। मुझे बेकरी चलानी होती है और घर के खर्चे भी देखने होते हैं। विवान जी ऊपर वाले कमरे में रहेंगे, आपको उनसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। वेदांत ये सब चुपचाप सुन रहा था। उसे रिया पर बहुत तरस आ रहा था। वो रिया जो कभी कॉलेज में चहकती रहती थी, आज अपनी जिंदगी के बोझ तले कितनी दब गई थी। वेदांत अपना सामान लेकर ऊपर बने छोटे से कमरे में चला गया। कमरा बहुत ही साधारण सा था। एक छोटा बेड, एक पुरानी सी अलमारी और बिना एसी का घुटन भरा माहौल। वेदांत ने अपना सूटकेस साइड में रखा और बेड पर बैठ गया। उसने अपना फोन निकाला और अपने सेक्रेटरी अमित को मैसेज टाइप किया। वेदांत ने मैसेज में लिखा, अमित, मैं शिफ्ट हो गया हूँ, लेकिन यहाँ बहुत गर्मी है। कोई ऐसा पोर्टेबल एसी भिजवा दो कि लगे कि 5,000 का सेकंड हैंड है। और हाँ, मेरी असली आइडेंटिटी किसी भी हाल में बाहर नहीं आनी चाहिए। वेदांत ने फोन साइड में रखा और दीवार पर टंगी रिया और आरव की एक पुरानी फोटो को देखने लगा। मैं तुम्हारे सारे दर्द खत्म कर दूंगा रिया, बस एक बार मुझे कंफर्म हो जाने दो कि आरव मेरा ही अंश है। मैं तुम्हें वो सारी खुशियां दूंगा जो मैंने 11 साल पहले तुमसे छीन ली थी। रात का समय था। घर में सब सो चुके थे। रिया छत पर अकेली खड़ी थी। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। वो अक्सर रात में इसी तरह छत पर आकर अपने दिन भर की थकान मिटाती थी। वेदांत, जिसे गर्मी के मारे नींद नहीं आ रही थी, वो भी टहलता हुआ छत पर आ गया। वेदांत ने रिया को देखा। चांद की रोशनी में उसका उदास चेहरा बहुत ही मासूम लग रहा था। वेदांत धीरे से उसके पास जाकर खड़ा हो गया। नींद नहीं आ रही? रिया ने अचानक आई आवाज से चौंक कर वेदांत की तरफ देखा। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे घर के अंदर आ गए हो तो मुझसे इस तरह पर्सनल बातें कर सकते हो? कीप योर डिस्टेंस मिस्टर विवान। आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने बस तुम्हें अकेला देखा तो पूछ लिया। वैसे तुम बहुत मेहनत करती हो। आरव बहुत लकी है जो उसे तुम्हारी जैसी माँ मिली। रिया की सख्त आंखों में एक पल के लिए नमी आ गई, लेकिन उसने तुरंत अपनी भावनाएं छुपा ली। मेरी रियल लाइफ में जो भी है, मेरा आरव ही है। उसे सुरक्षित रखना मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसे उन अमीरजादों से बहुत दूर रखना चाहती हूँ जिनके लिए रिश्ते सिर्फ एक टाइम पास होते हैं। वेदांत के सीने में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। वो जानता था कि रिया का ये इशारा किसकी तरफ था। सारे लोग एक जैसे नहीं होते रिया। शायद किसी की कोई मजबूरी रही हो। मजबूरी? धोखेबाजों की कोई मजबूरी नहीं होती मिस्टर विवान, जो सिर्फ खेलना जानते हैं। एनीवे, मुझे सुबह जल्दी उठना है बेकरी के लिए। गुड नाइट। रिया बिना कुछ और कहे वहां से चली गई। वेदांत छत की रेलिंग को कसकर पकड़कर खड़ा रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक भारी पछतावा। मुझे माफ कर दो रिया, मैं तुम्हारे इस विश्वास को वापस जीत कर रहूंगा। ये विवान का तुमसे वादा है। उस रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसकी सजा तुम्हें नहीं मिलनी चाहिए थी। सारी गलती मेरी है। मुझे माँ के कहने पर बिजनेस के लिए बाहर जाना ही नहीं चाहिए था। मैंने तुमसे दोबारा मिलने की कोशिश भी नहीं की। मुझे लगा तुम मूव ऑन कर चुकी होगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मुझे जल्दी ही सच्चाई का पता लगाना होगा। अगली सुबह के 7 बज रहे थे। घर में हमेशा की तरह हलचल शुरू हो चुकी थी। वेदांत अपने बिना एसी वाले छोटे से कमरे में पसीने से लथपथ हो उठा था। रात भर मच्छरों ने उसे जो टॉर्चर दिया था वो किसी भी बोर्ड मीटिंग के स्ट्रेस से ज्यादा था। लेकिन आज उसका एक ही फोकस था, आरव का डीएनए सैंपल हासिल करना। वेदांत ने अपने चेहरे पर पानी की छींटे मारे और खुद से बुदबुदाया, कम ऑन वेदांत सिंघानिया, तुमने दुनिया की सबसे बड़ी डील्स क्रैक की है। एक 10 साल के बच्चे का बाल या थूक का सैंपल लेना कौन सा बड़ा टास्क है। वो दबे पांव अपने कमरे से बाहर निकला। हॉल में आरव सोफे पर उल्टा लेटा हुआ था और टीवी पर कोई एनीमे सीरीज चल रही थी। वेदांत ने देखा कि आरव गहरी नींद में है। परफेक्ट चांस है, एक छोटा सा बाल ही तो चाहिए बस। वेदांत धीरे धीरे सोफे के पास गया। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी जिप लॉक बैग और कैंची निकाली।
वो जैसी आरव के बालों के पास कैंची ले जाने लगा, अचानक आरव ने अपनी आंखें खोल दी। ब्रो, व्हाट आर यू डूइंग? मेरे बालों के साथ कैंची लेकर क्या कर रहे हो? आर यू सम काइंड ऑफ साइको सीरियस किलर? वेदांत पूरी तरह सकपका गया। उसने कैंची तुरंत अपने पीठ के पीछे छुपा ली। आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए लव सिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरे नहीं बड़ी, वो तुम्हारे बालों में ना एक बहुत बड़ा सा क्या कहते हैं उसे, हाँ, मकड़ी का जाला फंस गया था। मैं बस उसे साफ कर रहा था। आरव ने अजीब सी नजरों से वेदांत को देखा और उठकर बैठ गया। मकड़ी का जाला? सीरियसली? मेरे बालों में वैक्स लगा है, जाला नहीं। तुम बहुत वियर्ड एक्ट कर रहे हो सुबह सुबह। तभी किचन से रिया बाहर आई। उसके हाथ में चाय के 2 कप थे। उसकी नजर वेदांत पर पड़ी, जो आरव के पास बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन में खड़ा था। क्या चल रहा है यहाँ? विवान, तुम मेरे बेटे के इतने करीब क्या कर रहे हो? वेदांत ने तुरंत एक नर्वस सी स्माइल दी। कुछ नहीं रिया जी, मैं तो बस आरव से पूछ रहा था कि आज ब्रेकफास्ट में क्या बन रहा है। बहुत जोरों की भूख लगी है। रिया ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उसे घूरा। उसे इस नए किराएदार की हरकतों पर शुरू से ही शक था। यहाँ ब्रेकफास्ट ऑर्डर पर नहीं मिलता मिस्टर विवान। मैं कोई होटल नहीं चला रही। अपना नाश्ता खुद बनाओ। और हाँ, आज मंडे है। वाईफाई का नया पासवर्ड मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, लेकिन वो तुम्हें तब मिलेगा जब तुम मुझे इस हफ्ते का रेंट एडवांस में दोगे। एडवांस रेंट? लेकिन मैंने तो कल ही शिफ्ट किया है। मेरे घर मेरे रूल्स। रहना है तो ठीक, वरना दरवाजे का रास्ता आपको पता है। रिया वहां से चली गई। वेदांत ने एक गहरी सांस ली। जो इंसान करोड़ों की कंपनी चलाता हो, उसे आज एक वाईफाई पासवर्ड के लिए जलील होना पड़ रहा था। लेकिन रिया का ये एटीट्यूड उसे गुस्सा दिलाने के बजाय उसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। दोपहर का वक्त था। रिया अपनी बेकरी जा चुकी थी और आरव स्कूल। घर पर सिर्फ सुहासिनी जी थी, जो अपने कमरे में टीवी पर पुराने सीरियल देख रही थी। वेदांत अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर एक इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल वीडियो कॉल अटेंड कर रहा था। उसने अपने पीछे एक ग्रीन स्क्रीन लगा रखी थी, ताकि किसी को उसके असली बैकग्राउंड, जो रिया का एक मामूली सा घर है, पता न चले कि वो यहाँ रह रहा है। लुक मिस्टर जॉनसन, मुझे ये डील किसी भी कीमत पर चाहिए। अगर वो अपनी प्राइस कम नहीं करते तो वी विल टेक ओवर देयर कंपनी। आई वांट दिस डन बाय टुनाइट। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। सुहासिनी जी बाहर से चिल्लाते हुए बोली, अरे ओ विवान, मोटर चला दे जरा, पानी खत्म हो गया है। वेदांत ने हड़बड़ाकर अपना माइक म्यूट किया। जी 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 आंटी जी, अभी चलाता हूँ। वेदांत ने जॉनसन से कहा। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, मेरे क्लाइंट का एक अर्जेंट कॉल है। मैं 5 मिनट में ज्वाइन करता हूँ। वेदांत ने लैपटॉप बंद किया और नीचे भागा। ये डबल लाइफ उसके लिए किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं थी। नीचे आकर उसने देखा कि उसका पीए अमित दरवाजे पर खड़ा है। उसके हाथ में एक पुराना सा दिखने वाला पोर्टेबल एसी था। सर, ये रहा आपका सेकंड हैंड एसी। बाहर से एकदम कबाड़ दिखता है, लेकिन अंदर से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है सर। आपको जरा भी गर्मी नहीं लगेगी। और सर, आपके कपड़े, ये आपने क्या पहना है? वेदांत ने अपने ढीले ढाले पजामे और पुरानी टी शर्ट को देखा। बकवास मत कर अमित, जल्दी से एसी ऊपर फिट कर। और हाँ, वो डीएनए लैब वाले डॉक्टर से बात हुई? मैंने सुबह आरव के हुडी से गिरा हुआ बाल कलेक्ट कर लिया है। इसे सेफली लैब तक पहुंचा दे। अमित ने वो जिपलॉक बैग ध्यान से देखा। डोंट वरी सर, मैं आज ये सैंपल लैब में दे दूंगा। पर सर, आप ये सब कब तक करेंगे? आप सीधे सीधे सच क्यों नहीं बता देते? वेदांत की आंखों में गहरा दर्द उभर आया। सच इतना आसान नहीं है अमित। रिया मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मुझे पहले उसका भरोसा जीतना होगा। मुझे उसे साबित करना होगा कि मैं वो 11 साल पुराना बिगड़ा लड़का नहीं रहा। यू मे लीव नाउ। अमित एसी लगाकर वहां से चला जाता है। शाम के 8 बज चुके थे। रिया अपनी बेकरी से वापस आई। वो पूरी तरह से थक चुकी थी। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। वो सीधे किचन में गई और अपने लिए एक गिलास पानी निकाला। तभी सुहासिनी जी अपने कमरे से बाहर आई। उनका डेली का ड्रामा शुरू होने वाला था। आ गई महारानी, दिन भर बाहर, पता नहीं किन किन लोगों के साथ हंस हंस कर बातें करती है। घर का तो कोई होश ही नहीं है। मेरा बेटा क्या मरा, तुमने तो जैसे अपनी आजादी का परमिट ही ले लिया। अरे थोड़ी तो शर्म कर लिया कर। रिया चुपचाप पानी पीती रही। वो इन तानों की इतनी आदी हो चुकी थी कि अब वो पलटकर जवाब भी नहीं देती थी। बस उसकी आंखें भर आती थीं। वेदांत, जो सीढ़ियों से नीचे ही आ रहा था, उसने ये सब सुन लिया। उसे सुहासिनी जी पर बहुत गुस्सा आया।
वो रिया को इस तरह जलील होते हुए नहीं देख सकता था। वेदांत तेज कदमों से नीचे आया और सुहासिनी जी के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक ऐसा गुस्सा था जिसे देखकर अच्छे अच्छे बिजनेसमैन कांप जाते थे। इनफ, बहुत हो गया आंटी जी। मैं पिछले 2 दिन से नोटिस कर रहा हूं कि आप बात बात पर इन्हें ताने मारती हैं। सुहासिनी जी ने हैरानी से कहा, तू एक किराएदार होकर मेरे घर के मामले में बोलेगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत की बात मत कीजिए। आप जिस घर में सुकून से बैठकर टीवी देखती है ना, वो इसी लड़की की वजह से है। ये सुबह 5 बजे उठकर आपके लिए खाना बनाती है, आरव को स्कूल भेजती है और फिर 10-10 घंटे तपती हुई ओवन के सामने खड़ी होकर बेकरी में काम करती है ताकि आप लोगों का पेट भर सके। और आप उन्हें अप्रिशिएट करने के बजाय अपनी टॉक्सिक बातें सुना रही है। दिस इज सिक। रिया चौंक कर वेदांत को देखने लगी। आज तक किसी ने उसके लिए यूं स्टैंड नहीं लिया था। रोहित ने भी कभी अपनी माँ के खिलाफ जाकर रिया का साथ नहीं दिया था, और ये अजनबी जो कल ही इस घर में आया है वो उसके लिए लड़ रहा था। सुहासिनी जी का मुंह खुला का खुला रह गया। वो गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। वेदांत ने लंबी सांस ली और अपना गुस्सा कंट्रोल किया। वो रिया की तरफ पलटा। तुम ठीक हो? रिया की आंखों से एक आंसू छलक कर उसकी गाल पर आ गिरा। उसने जल्दी से उसे पूछा, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी विवान। ये मेरे घर का रोज का तमाशा है, मैं हैंडल कर सकती हूँ। वेदांत ने सॉफ्ट टोन में कहा। रिया, तुम्हें हर चीज अकेले हैंडल करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी किसी का सपोर्ट ले लेना कोई कमजोरी नहीं होती। तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। रिया कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। रात के 11 बज रहे थे। घर में शांति थी। रिया छत पर बैठी थी। वेदांत 2 कप कॉफी और एक बाउल में मैगी लेकर ऊपर आया। मुझे पता है तुम डिनर किए बिना ही सो गई थी, और मुझे कुकिंग में सिर्फ मैगी बनानी आती है और कॉफी। सो हियर इट इज। रिया ने हल्की सी स्माइल दी। उसने कॉफी का कप हाथ में लिया। थैंक्स, और नीचे जो हुआ उसके लिए भी थैंक्स। तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे इस तरह डिफेंड किया। वेदांत रिया के पास बैठ गया। दोनों के बीच कुछ देर की खामोशी रही। दोनों खामोशी से आसमान में चांद को देख रहे थे। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। रिया के बाल हवा में उड़ रहे थे। तुम इतना सब कैसे बर्दाश्त कर लेती हो रिया? आई मीन, एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट, काम का स्ट्रेस। तुमने कभी इस जगह को छोड़कर अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने का नहीं सोचा? रिया ने कॉफी का एक घूंट लिया और दूर आसमान की तरफ देखने लगा। नई जिंदगी? किसके साथ? इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता विवान। 11 साल पहले मैंने भी एक नई जिंदगी का सपना देखा था। एक लड़का था, बहुत अमीर, बहुत चार्मिंग। मुझे लगा वो मुझसे प्यार करता है। मैंने अपना सब कुछ उसे दे दिया, और फिर एक दिन वो मुझे बिना बताए, बिना कुछ कहे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। वेदांत का दिल जोर से धड़का। उसे महसूस हो रहा था कि उसके किए गए धोखे ने रिया को कितना गहरा घाव दिया था। वेदांत ने कांपती हुई आवाज में कहा, शायद उसकी कोई मजबूरी रही हो। शायद वो वापस आना चाहता हो। रिया की आंखों में एक अजीब सी नफरत और गुस्सा उतर आया। अमीर लोगों की सिर्फ एक मजबूरी होती है विवान, उनका पैसा और उनका ईगो। वो हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को सिर्फ एक टॉय समझते हैं। जब मन किया खेला, और जब मन भर गया तो डस्टबिन में फेंक दिया। रोहित ने मुझे उस वक्त सहारा दिया जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसने आरव को अपना नाम दिया। मैं उसकी एहसानमंद हूँ, इसीलिए मैं उसकी माँ के ताने सह लेती हूँ। लेकिन अब मेरी लाइफ का सिर्फ एक ही रूल है, नो मोर रिच स्पॉइल्ड ब्रैट्स। मैं अमीर लोगों से सख्त नफरत करती हूँ। वेदांत खामोश रह गया। उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। वो रिया को बताना चाहता था कि वो उस वक्त लंदन अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपने माता पिता के दबाव में गया था। उसके पिता ने उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया था और उसे इंडिया वापस नहीं आने दिया था। लेकिन आज ये सब एक बहाने से ज्यादा कुछ नहीं लगता। लेकिन विवान तो अमीर नहीं है ना, वो तो एक स्ट्रगलिंग फ्रीलांसर है। वेदांत ने माहौल को हल्का करने के लिए एक स्माइल पास की। हाँ, शायद इसलिए तुम मुझे उतने बुरे नहीं लगते। तुम्हारी आंखें बहुत सच्ची लगती है विवान। रिया का एक वाक्य वेदांत के सीने में तीर की तरह चुभ गया। जिस इंसान को वो सच्चा मान रही थी वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ था। वेदांत ने मन ही मन खुद से वादा किया, मैं तुम्हारे इस भरोसे को कभी नहीं तोड़ूंगा रिया, चाहे मुझे इसके लिए वेदांत सिंघानिया की अपनी पूरी पहचान ही क्यों न मिटानी पड़े। तभी नीचे से आरव की आवाज आई, मॉम, मेरा गेम क्रैश हो गया और ये वाईफाई क्यों नहीं चल रहा।
रिया झटके से उठी। ओह शिट, मैंने तो आज का पासवर्ड चेंज ही नहीं किया। तुम लोग ये मैगी खत्म करो विवान, मैं नीचे जाकर उस शैतान को सुलाती हूँ। रिया वहां से भागती हुई नीचे चली गई। वेदांत अकेला छत पर बैठा उस आधी खाई हुई मैगी को देखता रहा। उसे पहली बार महसूस हो रहा था कि दुनिया के सारे पैसे मिलकर भी वो सुकून नहीं दे सकते जो उसे इस छोटी सी छत पर एक अजनबी बनकर रिया के साथ बैठकर मिल रहा था। आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं। मैं राइटर नाज आपके कमेंट का इंतजार करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेदांत को इस घर में आए हुए करीब 3 हफ्ते बीत चुके थे। इन 3 हफ्तों में घर का माहौल काफी बदल गया था। वो छोटा सा घर जो हमेशा सुहासिनी जी के तानों और रिया की खामोशी से भरा रहता था, अब वहाँ अक्सर आरव और वेदांत की हंसी गूंजती थी। रविवार की सुबह थी। हॉल में आरव और वेदांत बैठे थे। सामने मैथ्स की किताब खुली थी, लेकिन दोनों के हाथों में गेमिंग कंसोल थे। आपके रिफ्लेक्सेस बहुत स्लो हैं। ये देखो, मैंने आपको स्नाइप कर दिया। यू आर डेड इन द गेम। चीटिंग है बड़ी। मैंने स्क्रीन से नजर हटाकर तुम्हारी मैथ्स की बुक देखी थी। और वैसे भी मुझे बिजनेस मुझे डिजाइनिंग में ज्यादा फोकस करना होता है, गेमिंग में नहीं। एक्सक्यूज मत दो आपको कुछ भी नहीं आता। वैसे एक बात बोलूं, आप बिल्कुल मेरे उस एनिमे कैरेक्टर की तरह हो जो बाहर से एकदम चिल रहता है लेकिन अंदर से सुपर स्ट्रांग है। नो कैप। वेदांत मुस्कुराया और उसने प्यार से आरव के बाल बिगाड़ दिए। इन 3 हफ्तों में वेदांत को आरव से एक गहरा लगाव हो गया था। वो सिर्फ अपना डीएनए टेस्ट का रिजल्ट नहीं चाहता था, वो सच में इस बच्चे को अपनाना चाहता था। रिया किचन से बाहर आई। उसके हाथ में पोहे की प्लेट्स थीं। वो दरवाजे पर ही रुक गई और दोनों को हंसते हुए देखने लगी। रिया की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। इतने सालों में उसने आरव को इतना खुश कभी नहीं देखा था। रोहित रिया का दिवंगत पति आरव से बात तक नहीं करता था और वेदांत आरव के लिए एक पिता, एक दोस्त, सब कुछ बन चुका था। रिया मन ही मन कहती है, ये विवान आखिर है कौन? जब से आए हैं घर का जैसे नक्शा ही बदल दिया है। क्यों मुझे इसके आसपास होने से इतना सेफ फील होता है? नहीं रिया, कंट्रोल। तू फिर से किसी अजनबी पर भरोसा नहीं कर सकती। रिया ने अपने ख्यालों को झटका और डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स रखते हुए आवाज दी, आरव, गेम बंद करो और ब्रेकफास्ट कर लो। और विवान, तुम भी आ जाओ। वेदांत तुरंत उठकर टेबल पर आ गया। उसने रिया की तरफ देखा। रिया ने एक सिंपल सा कॉटन का सूट पहना हुआ था और उसके बाल एक रफ बन में बंधे थे। वेदांत के लिए दुनिया की कोई भी सुपर मॉडल इस वक्त रिया से ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। वैसे रिया, तुम बेकरी में इतना अच्छा खाना बनाती हो, कभी सोचा है कि इसे बड़े लेवल पर लेकर जाओ, लाइक ए कैफे, रेस्टोरेंट? रिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बड़े सपने देखने के लिए जेब भी बड़ी होनी चाहिए विवान। मिडिल क्लास लोगों के सपने ईएमआई और रेंट चुकाने में ही खत्म हो जाते हैं। चलो अब जल्दी खाओ। वेदांत खामोश हो गया। वो मन ही मन सोच रहा था, तुम्हें पता नहीं है रिया, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारे कदमों में वो सब होगा जो तुम डिजर्व करती हो। कुछ देर बाद दोपहर का वक्त था। रिया को अपनी बेकरी के लिए कुछ जरूरी ऑर्डर्स पूरे करने थे, लेकिन तभी नल से पानी आना बंद हो गया। हे भगवान, अब ये पानी को क्या हो गया? मम्मी जी, क्या मोटर खराब हो गई है? सुहासिनी जी ने आवाज लगाते हुए कहा। हाँ बहू, सुबह से अजीब सी आवाज कर रही थी, अब तो बिल्कुल ही बंद हो गई है। प्लम्बर को फोन कर। रिया ने अपना फोन निकाला, लेकिन प्लम्बर ने आने से मना कर दिया। रिया टेंशन में आंगन में खड़ी मोटर को देख रही थी। तभी वेदांत सीढ़ियों से नीचे आया। उसने रिया को परेशान देखा तो पूछा, क्या हुआ रिया, इतनी टेंशन में क्यों हो? मोटर खराब हो गई विवान, और मुझे बेकरी के लिए बहुत सारा काम है। प्लम्बर भी नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। वेदांत, जिसने अपनी जिंदगी में कभी पेचकस तक नहीं उठाया था, उसने पूरी कॉन्फिडेंस के साथ अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई। तुम रिलैक्स करो, मैं हूं ना, मैं ठीक कर दूंगा सब। तुम ग्राफिक डिजाइनर हो या मैकेनिक? तुम्हें पता भी ऐसे कैसे खोलते हैं? अरे ट्रस्ट मी, मैंने यूट्यूब पर सब देखा है, बस एक रिंच दे दो। रिया ने शक के साथ उसे टूल बॉक्स ला कर दिया। वेदांत मोटर के पास बैठा और एक नट को खोलने की कोशिश करने लगा। वो पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन नल हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। रहने दो इंजीनियर साहब, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हारे हाथ खराब हो जाएंगे। वेदांत का ईगो हर्ट हो गया। उसने पूरी ताकत से
रिंच घुमाया और अचानक मोटर का पाइप फट गया और पानी की एक तेज धार सीधे वेदांत के चेहरे पर आ गिरी। वो पूरी तरह से भीग गया। रिया जोर जोर से हंसने लगी। उसकी वो बेपरवाह हंसी देखकर वेदांत कुछ पल के लिए पानी की परवाह किए बिना बस उसे ही देखता रह गया। 11 साल बाद उसने रिया को ऐसे खुलकर हंसते देखा था। रिया अंदर भागी और एक तौलिया लेकर आई। कहा था ना मैंने, तुमसे नहीं होगा, लो पोंछ लो खुद को। रिया जैसी तौलिया देने के लिए आगे बढ़ी, गीले फर्श पर उसका पैर फिसल गया। वो सीधे वेदांत की बाहों में जा गिरी। समय जैसे रुक सा गया। रिया की आंखें वेदांत की आंखों से टकराई। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। वेदांत के गीले बालों से पानी की बूंदें रिया के चेहरे पर गिर रही थी। वेदांत ने रिया की कमर को बहुत नरमी से पकड़ रखा था ताकि वो गिरे ना। वेदांत धीमी और भारी आवाज में बोला, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी फिक्स कर सकता हूँ रिया, तुम्हारी मोटर भी और तुम्हारी जिंदगी की हर परेशानी भी। रिया के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे विवान के शब्दों में एक अजीब सी सच्चाई महसूस हुई। वो कुछ पल के लिए उसकी आंखों में खो सी गई थी। तभी पीछे से सुहासिनी जी ने आवाज लगाई, अरे पानी आया क्या? रिया झटके से पीछे हटी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। रिया ने हकलाते हुए कहा, वो प्लम्बर को ही बुलाना पड़ेगा। तुम कपड़े बदलो विवान, वरना ठंड लग जाएगी। रिया भागकर अंदर चली गई। वेदांत गीले कपड़ों में वहीं खड़ा मुस्कुराता रहा। शाम का समय था। वेदांत अपने कमरे में था। आज उसने फैसला कर लिया था कि वो अब और झूठ नहीं बोलेगा। डीएनए रिपोर्ट्स आज आने वाली थी, लेकिन उसे अब उस रिपोर्ट की कोई परवाह नहीं थी। उसे यकीन था कि आरव उसी का बेटा है, और अगर नहीं भी है तो भी वो रिया और आरव के बिना अब अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकता था। वेदांत ने अमित को कॉल लगाया। अमित, आज रात में रिया को सब कुछ सच बताने वाला हूं। मैं उसे अपनी असली पहचान बताऊंगा, और ये भी कि मैं ही वो इंसान हूं जो उसे 11 साल पहले कॉलेज में छोड़कर गया था। नीचे किचन में रिया आज कुछ ज्यादा ही खुश थी। वो गुनगुनाते हुए विवान की पसंद का खाना शाही पनीर बना रही थी। सुहासिनी जी उसे नोटिस कर रही थी। क्या बात है रिया, आज ये इतनी खुशी किस बात की है? किराएदार के लिए शाही पनीर बन रहा है? रिया ये बात टालते हुए बोली, अरे नहीं मम्मी जी, दूध फट गया था तो मैंने सोचा पनीर बना लूं, और वो रेंट टाइम पर देता है ना, तो कभी कभी अच्छा खिला देने में क्या बुराई है। लेकिन रिया जानती थी कि उसके दिल में विवान के लिए एक बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका था। वो इस इंसान पर भरोसा करने लगी थी और शायद उसे पसंद भी करने लगी थी। अगले दिन दोपहर का वक्त था। रिया को बेकरी से किसी जरूरी काम के लिए जल्दी घर आना पड़ा। वेदांत घर पर अकेला था। सुहासिनी जी मंदिर गई थी और आरव स्कूल में था। वेदांत अपने कमरे में था और मुख्य दरवाजा हल्का सा खुला रह गया था। तभी एक लग्जरी कार घर के बाहर रुकी। उसमें से वेदांत का पीए अमित सूट बूट में उतरा। उसके हाथ में एक सील बंद लिफाफा था। वो सीधे घर के अंदर आ गया और सीढ़ियां चढ़कर वेदांत के कमरे की तरफ जाने लगा। उसी वक्त रिया ने घर में कदम रखा। उसने देखा कि एक अनजान आदमी महंगे सूट में विवान के कमरे की तरफ जा रहा है। रिया को कुछ अजीब लगा और वो दबे पांव सीढ़ियों पर चढ़ गई। अमित कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। दरवाजा खुला था। रिया दरवाजे के पीछे छुप गई। वेदांत सर, कांग्रेचुलेशंस। रिया चौंक गई। वेदांत सर? विवान को ये वेदांत सर क्यों बोल रहा है? अमित ने वो लिफाफा वेदांत के हाथ में दिया। सर, ये रही वो डीएनए रिपोर्ट जिसका आप इंतजार कर रहे थे। मैच 99.9% है। आरव आपका ही बायोलॉजिकल बेटा है। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथों में पकड़ी हुई घर की चाबियां जमीन पर गिर गई। वेदांत और अमित झटके से पलटे। दरवाजे पर रिया खड़ी थी। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखें फटी की फटी थी और पूरा शरीर कांप रहा था। वेदांत के हाथ से लिफाफा छूट गया। रिया, तुम घर जल्दी कैसे आ गई? रिया धीरे धीरे कमरे के अंदर आई। उसकी नजरें उस डीएनए रिपोर्ट पर थी जो जमीन पर पड़ी थी। रिया ने कांपती हुई आवाज में कहा, वेदांत, तुम विवान नहीं हो? तुम वेदांत सिंघानिया हो? वेदांत ने आगे बढ़ते हुए कहा। रिया, मेरी बात सुनो प्लीज। मैं तुम्हें आज रात सब कुछ सच बताने ही वाला था। मुझे एक्सप्लेन करने का एक मौका तो दो। रिया ने अपना हाथ हवा में उठाया और वेदांत को वहीं रुकने का इशारा किया। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी थी, लेकिन उन आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं, धधकती हुई आग भी थी। तो ये था तुम्हारा असली प्लान? इंडिया का सबसे बड़ा अरबपति एक मिडिल क्लास झुग्गी में किराएदार बनकर आता है सिर्फ इसलिए ताकि वो मेरे बेटे का डीएनए चुरा सके?
नहीं रिया, मैं तुम्हारे लिए आया था। मैंने तुम्हें 11 साल पहले नहीं छोड़ा था रिया। मेरे डैड ने मुझे। शट अप, जस्ट शट अप। तभी कमरे में एक जोरदार आवाज गूंजी। रिया का हाथ पूरी ताकत से वेदांत के गाल पर पड़ा। आवाज इतनी तेज थी कि पूरा कमरा गूंज उठा। वेदांत का चेहरा एक तरफ घूम गया। रिया फूट फूट कर रोने लगी। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रिया ने रोते हुए कहा, मैंने तुम पर भरोसा किया था। 11 साल पहले तुमने मेरा शरीर, मेरा दिल, मेरा सब कुछ इस्तेमाल किया और मुझे एक कचरे की तरह छोड़ दिया। मैं एक कुंवारी माँ बनने वाली थी, दर दर की ठोकरें खा रही थी। तब तुम कहाँ थे अपने अरबों रुपए लेकर? और आज जब मैंने किसी तरह अपनी और बेटे की जिंदगी जोड़ ली है तो तुम वापस आ गए। वेदांत की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वो रिया के सामने घुटनों के बल बैठ गया। वेदांत ने रोते हुए कहा, रिया मुझे सजा दे दो, मुझे मारो, गालियां दो, लेकिन मुझे खुद से दूर मत करो। मैं आरव को तुमसे छीनने नहीं आया था, मैं अपनी फैमिली को वापस लेने आया था। रिया ने बहुत ही ठंडी और नफरत भरी नजरों से वेदांत को देखा। फैमिली? अमीर लोगों की कोई फैमिली नहीं होती मिस्टर सिंघानिया। उनके सिर्फ एसेट्स होते हैं और आरव तुम्हारा एसेट नहीं है, वो सिर्फ मेरा बेटा है। रिया ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। गेट आउट, इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। और अगर तुमने या तुम्हारे इन वकीलों ने आरव के आसपास भटकने की भी कोशिश की ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। गेट लॉस्ट। वेदांत ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन रिया का गुस्सा देखकर वो समझ गया कि इस वक्त कुछ भी कहना आग में घी डालने जैसा होगा। वेदांत भारी कदमों से उठा। उसकी दुनिया एक बार फिर उजड़ चुकी थी। वो बिना कुछ कहे अपना सूटकेस लेकर सीढ़ियों से नीचे उतर गया। रिया दरवाजे के सहारे नीचे बैठ गई और अपने घुटनों में सर देकर जोर जोर से रोने लगी। आगे क्या होगा आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेदांत को उस घर से गए हुए पूरे 10 दिन बीत चुके थे। उन 10 दिनों में उस छोटे से घर की सारी रौनक, सारी हंसी जैसे कहीं गायब हो गई थी। घर में अब एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। आरव ने अपना वीडियो गेम खेलना बंद कर दिया था। वो घंटों सीढ़ियों पर बैठकर बस दरवाजे की तरफ देखता रहता। उसे अपने विवान की याद आती थी। रिया की हालत और भी ज्यादा खराब थी। वो मशीन की तरह काम कर रही थी, सुबह उठना, खाना बनाना और बेकरी जाना। लेकिन उसके अंदर की वो औरत जिसने अभी अभी दोबारा मुस्कुराना सीखा था, वो फिर से कहीं मर गई थी। रात रात भर वो छत पर अकेली खड़ी रहती, उसी जगह जहाँ विवान ने उसे कॉफी पिलाई थी। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। उसके दिल में गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से से कहीं ज्यादा विवान के जाने का दर्द था। उधर शहर के सबसे पॉश इलाके में बने अपने आलीशान मेंशन में वेदांत सिंघानिया एक जिंदा लाश बन चुका था। वो अपने डार्क रूम में बैठा था। बाहर तेज धूप थी, लेकिन उसके कमरे के सारे पर्दे गिरे हुए थे। वेदांत की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं। तभी उसकी माँ नीता सिंघानिया कमरे में आई। अपने बेटे की यह हालत उनसे देखी नहीं जा रही थी। वेदांत, क्या हालत बना रखी है तूने अपनी? इंडिया का टॉप बिजनेसमैन आज एक मामूली सी लड़की के लिए देवदास बना बैठा है। तुझे वो बच्चा चाहिए ना? मैं आज ही शहर के सबसे बड़े वकीलों की फौज खड़ी कर सकती हूँ। हम कस्टडी केस फाइल करेंगे। वो औरत हमारे पैसों और पावर के आगे एक दिन भी नहीं टिक पाएगी। वेदांत ने अपनी सूजी हुई लाल आंखों से अपनी माँ को देखा। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव और दर्द था। मॉम प्लीज, वो कोई मामूली लड़की नहीं है, वो मेरी जान है और मैं आरव को उससे छीनना नहीं चाहता। मेरी वजह से उसने पहले ही बहुत कुछ सहा है और मैं उसे दोबारा कोर्ट कचहरी के चक्करों में नहीं उलझा सकता। मुझे कस्टडी नहीं चाहिए मॉम, मुझे मेरा परिवार चाहिए। वेदांत ने अपना मुंह फेर लिया। नीता सिंघानिया निशब्द होकर कमरे से बाहर चली गई। वेदांत को पता था कि रिया का भरोसा टूट चुका था। रात के 9 बज रहे थे। बाहर मौसम बहुत खराब हो चुका था। आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे और बिजली कड़क रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आज आसमान भी रोने वाला है। रिया अपने कमरे में बेड पर बैठी एक पुरानी साड़ी की तह कर रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तभी दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। रिया ने नजर उठाकर देखा, सामने सुहासिनी जी खड़ी थी। उनके हाथों में एक बड़ा सा खाकी रंग का लिफाफा था। सुहासिनी जी धीरे धीरे चलकर रिया के पास आई और उसके बगल में बैठ गई। रिया हैरान थी, क्योंकि रोहित की मौत के बाद आज पहली बार उसकी सास इतने प्यार से उसके पास बैठी थी। रिया, तुझे पता है
जब रोहित जिंदा था तो मैंने हमेशा उसकी गलतियों को छुपाया। वो तुझे कभी एक पत्नी का दर्जा नहीं दे पाया, फिर भी मैंने तुझे ही ताने दिए। मुझे लगता था कि तू ही मेरे बेटे को खुश नहीं रख पा रही है। रिया खामोश रही। सुहासिनी जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से मैंने देखा कि कैसे एक अजनबी लड़का जो असल में अरबों का मालिक है, वो तेरे लिए इस घर में एक साधारण सा किराएदार बनकर रहा। उसने तेरी इज्जत के लिए मुझसे बदतमीजी तक कर ली। रिया बेटा, मैंने जिंदगी देखी है। जो मर्द एक औरत के लिए अपनी सारी दौलत, अपना गुरूर और अपनी ईगो दाव पर लगा दे, वो मर्द कभी धोखा नहीं दे सकता। सुहासिनी जी ने वो खाकी लिफाफा रिया के हाथों में थमा दिया। आज उसका वो सेक्रेटरी मुझे ये लिफाफा देकर गया। उसने कहा है कि वेदांत सर ने ये तुम्हारे लिए छोड़ा है, इसे पढ़ ले। शायद 11 साल पहले जो हुआ उसका सच इसमें हो। अपनी जिद में आकर अपनी और इस बच्चे की जिंदगी मत उजाड़। सुहासिनी जी रिया के सर पर हाथ फेर कर कमरे से बाहर चली गई। रिया के हाथ कांप रहे थे। उसने धड़कते दिल से उस लिफाफे को खोला। उसमें कोई डीएनए रिपोर्ट या कोर्ट के कस्टडी पेपर्स नहीं थे। उसमें वेदांत की कंपनी के 50% शेयर्स और उसकी सारी पर्सनल प्रॉपर्टी के पेपर्स थे, जो सब के सब रिया और आरव के नाम पर ट्रांसफर कर दिए गए थे। पेपर्स के बीच में एक हाथ से लिखा हुआ खत था। रिया की आंखों से आंसू गिरने लगे जब उसने वेदांत की राइटिंग पढ़ी। मेरी रिया, मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो और तुम्हारा यह हक भी है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ एक सच बताना चाहता हूँ। 11 साल पहले जब मुझे पता चला था कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो मैं भागा नहीं था। मैं अपने डैड के पास गया था ताकि उन्हें हमारे बारे में बता सकूं, लेकिन उन्होंने मेरा पासपोर्ट और फोन जब्त कर लिया और मुझे जबरदस्ती अपने गार्ड्स के साथ लंदन भेज दिया। जब मैं 3 साल बाद अपने पैरों पर खड़ा होकर वापस इंडिया आया, तब तक तुम जा चुकी थी। तुम्हारी शादी रोहित से हो चुकी थी। मुझे लगा तुम खुश हो, इसलिए मैंने तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं दिया। मैं डीएनए रिपोर्ट सिर्फ इसीलिए लाया था क्योंकि मुझे उम्मीद थी, मुझे उम्मीद की एक किरण दिखी थी। लेकिन तुम्हारे घर में रहकर मुझे समझ आ गया कि मुझे वो रिपोर्ट नहीं, मुझे तुम चाहिए। तुम्हें लगता है ना कि मैं अपने पैसों का गुरूर करता हूं, इसीलिए मैं अपनी सारी दौलत तुम्हारे और आरव के नाम कर रहा हूं। मैं आज रात हमेशा के लिए शहर छोड़कर जा रहा हूं। बस इतना याद रखना, तुम्हारा वेदांत तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता है जितना उस 19 साल के लड़के ने किया था। खत पढ़ते ही रिया के हाथों से वो कागज छूटकर जमीन पर गिर गया। बाहर एक बहुत तेज बिजली कड़की और उसी के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रिया का पूरा शरीर कांप रहा था। 11 सालों का वो बोझ, वो गलतफहमी, वो नफरत जो उसने अपने सीने में पाल रखी थी, वो आज शीशे की तरह टूटकर बिखर गई थी। वेदांत ने उसे कभी धोखा नहीं दिया था। वो अपनी मजबूरी में फंसा था और आज वो अपना सब कुछ लुटा कर जा रहा था। रिया जोर जोर से रोने लगी। मैं इतनी बड़ी बेवकूफ हूं, मैंने उसे बिना सुने ही सजा दे दी। रिया उठी। उसने बस अपना लाल रंग का दुपट्टा उठाया और पागलों की तरह घर से बाहर की तरफ भागी। हॉल में सुहासिनी जी ने उसे भागते हुए देखा। रिया, कहाँ जा रही है इतनी रात को इस तूफान में? रिया ने चिल्लाते हुए कहा। अपनी जिंदगी को वापस लाने मम्मी जी, मैं उसे जाने नहीं दे सकती। रिया भागती हुई सड़क पर आ गई। मूसलाधार बारिश हो रही थी। पानी की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। रिया बस स्टैंड की तरफ भाग रही थी। उसे लग रहा था कि शायद वेदांत वहां से एयरपोर्ट के लिए टैक्सी ले रहा हो। उसका लाल दुपट्टा हवा और बारिश में लहरा रहा था। उसकी सांसें फूल रही थी। वेदांत, विवान! रिया बारिश के शोर में पूरी ताकत से चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आवाज उस तूफान में कहीं दब जा रही थी। वो भागते भागते सड़क के बीचों बीच आ गई। अचानक सामने से एक तेज हेडलाइट की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। एक काले रंग की बड़ी सी एसयूवी कार ठीक उसके कुछ कदमों की दूरी पर आकर ब्रेक मारती है। कार का दरवाजा खुलता है। कार के अंदर से एक शख्स बाहर निकलता है। बारिश की वजह से उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन रिया के दिल ने उसे एक ही पल में पहचान लिया। वो वेदांत था। वो शहर छोड़कर जा रहा था, लेकिन जाने से पहले आखिरी बार दूर से रिया के घर को देखने के लिए इस रास्ते से गुजर रहा था। वेदांत ने जैसी सड़क के बीचों बीच रिया को पूरी तरह भीगे हुए देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बिना छाते के कार से बाहर आ गया। दोनों सड़क के बीचों बीच खड़े थे। आसमान से गिरती बारिश की मोटी मोटी बूंदें और उन दोनों की खामोश नजरें जो सब कुछ कह रही थी। वेदांत भागता हुआ रिया के पास आया। उसके चेहरे पर चिंता और प्यार साफ झलक रहा था। रिया, तुम पागल हो गई हो।
इस तूफान में बाहर क्या कर रही हो? बीमार पड़ जाओगी। रिया ने कुछ नहीं कहा। वो बस वेदांत की आंखों में देख रही थी। वो आंखें जो कभी झूठ नहीं बोलती थी, वो आंखें जिनमें आज भी सिर्फ उसके लिए तड़प थी। क्यों जा रहे हो मुझे छोड़कर फिर से? तुमने ही तो कहा था रिया कि मेरे साहिल से भी तुम्हें नफरत है। मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए वो नफरत और नहीं देख सकता था। मैंने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है। अब तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं। वेदांत अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि रिया ने आगे बढ़कर अपनी दोनों बाहें वेदांत के गले में डाल दी और उसे कसकर गले लगा लिया। वेदांत एक पल के लिए सुन्न रह गया। उसे अपने सीने से लगी रिया की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। उसने भी अपने दोनों हाथ रिया की कमर पर रखे और उसे अपनी आगोश में भींच लिया। रिया वेदांत के सीने पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे दौलत नहीं चाहिए वेदांत, मुझे मेरा किराएदार वापस चाहिए। मुझे वो विवान चाहिए जो मेरे ताने सुनता था, जो मेरी खराब मोटर ठीक करने के चक्कर में खुद भीग जाता था। मुझे माफ कर दो वेदांत, मुझे माफ कर दो। वेदांत ने रिया को खुद से हल्का सा दूर किया और अपने कांपते हुए हाथों से रिया के चेहरे पर गिरे गीले बालों को पीछे किया। उसकी खुद की आंखों से आंसू की बारिश हो रही थी, जो बारिश के पानी में मिल गई थी। वेदांत ने भारी आवाज में कहा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए रिया। मेरी मजबूरी ने तुमसे तुम्हारे सबसे हसीन 11 साल छीन लिए। लेकिन मैं वादा करता हूँ, आने वाले हर जन्म तक मैं उन 11 सालों का हिसाब अपने प्यार से चुकाऊंगा। मैं अब तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। रिया मुस्कुराई। उसके सारे गिले शिकवे आंसुओं के साथ बह चुके थे। अगर आप गए ना मिस्टर सिंघानिया, तो याद रखना, मैं तुम्हारा वाईफाई का पासवर्ड हमेशा के लिए बदल दूंगी। वेदांत जोर से हंसा। उसने रिया का माथा चूम लिया। बारिश और भी तेज हो गई थी, लेकिन उन दोनों को अब किसी तूफान से डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वो एक दूसरे का किनारा बन चुके थे। तभी पीछे से एक आवाज आई, डैड। वेदांत और रिया ने मुड़कर देखा। सुहासिनी जी एक बड़ा सा छाता पकड़े खड़ी थी और उनके साथ आरव खड़ा था। आरव भागता हुआ वेदांत के पास आया और उसकी टांगों से लिपट गया। आप मुझे छोड़कर जा रहे थे, अब मुझे नया प्ले स्टेशन कौन दिलाएगा? वेदांत की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने आरव को गोद में उठा लिया और सीने से लगा लिया। डैड अब कहीं नहीं जा रहे बेटा, हम सब साथ रहेंगे हमेशा। सुहासिनी जी मुस्कुराते हुए आगे आईं। चलो अब घर के अंदर चलो, वरना ये अरबपति बाप और मेरा पोता दोनों निमोनिया का शिकार हो जाएंगे। और हाँ, आज खाना मैं बनाऊंगी। रिया और वेदांत ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। वेदांत ने एक हाथ से आरव को उठाया हुआ था और दूसरे हाथ से रिया का हाथ कसकर थाम लिया। वो तीनों एक साथ उस छोटे से घर की तरफ कदम बढ़ाने लगे। वेदांत सिंघानिया ने अपनी पूरी जिंदगी में दुनिया की बड़ी से बड़ी डील्स की थी, हजारों करोड़ों कमाए थे, लेकिन आज इस बारिश में इस छोटे से मोहल्ले की सड़क पर उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत मिल गई थी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मैं राइटर नाज आपके कमेंट का इंतजार करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।